नेशनल कॉन्फ्रेंस के ट्रेजरर सरदार शमी ओबरॉय साहब, हमारे सीनियर साथी जनाब याकूब साहब, शाहिद अली शाह साहब, मोहतरमा निलोफर साहिबा, स्टेज पे बैठे हुए तमाम नेशनल कॉन्फ्रेंस के ज़ोमाए किराम, औहदेदार हज़रात, वर्करानी नेशनल कॉन्फ्रेंस, भाइयों बुजुर्गों, आप सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम, सरदार भाई को सत श्री अकाल। 10 साल के बड़े लंबे अरसे के बाद आखिरकार दोबारा हमें अपने एमएलए को चुनने का हक जो है दोबारा हासिल हुआ। लेकिन ये 10 साल जम्मू कश्मीर को बहुत भारी पड़े। इन 10 सालों में तबाही, बर्बादी, मायूसी, अफसोस, दुख, गम, नाराजगी, इसके अलावा शायद ही हमें जब 10 साल पहले हम इलेक्शन लड़ रहे थे, रियासत हमारी अपनी थी, रियासत का अपना झंडा था, अपना आईन, अपनी शनाख्त, पहचान, वजूद, वकार, लद्दाख हमारे साथ, हमारी जमीन पे हक, हमारे 1 करोड़ 40 लाख लोगों की, इसको थोड़ा आवाज कम करिए ना, कौन देख रहा है? हमारी जमीन पे हक, हम 1 करोड़ 40 लाख लोगों की, हमारे रोजगार पे हक, हम 1 करोड़ 40 लाख लोग, हमारी दरियाओं से रेत निकालने का हक हमें 1 करोड़ 40 लाख लोगों को, इन पहाड़ों पे, जंगलों पे हमें 1 करोड़ 40 लाख लोगों को हक था। आज इस 10 साल के अरसे में सारा कुछ बदल गया। हमारी रियासत रियासत नहीं रही। आज यूपी की हैसियत से हम इलेक्शन लड़ते हैं, लद्दाख हमारे साथ है नहीं, हमारा झंडा हमसे लिया गया, हमारा आईन हमसे लिया गया, हमारी शनाख्त, पहचान, वजूद, वकार, सारा कुछ हमसे छीना गया। आज उसी जमीन पे जहां 1 करोड़ 40 लाख लोगों का हक था, आज 140 करोड़ लोगों का हक बन गया है। इन्हीं रोजगार पे जहां 1 करोड़ 40 लाख लोगों का हक था, आज 140 करोड़ लोगों का हक बन गया है। इन्हीं दरियाओं पे, पहाड़ों पे, जंगलों पे जहां 1 करोड़ 40 लाख लोगों का हक था, आज 140 करोड़ लोगों का हक बना हुआ है। और इसके बरक्स हमें मिला कुछ नहीं। कोई हमें ये कहता ना कि इतना सारा कुछ हमसे लिया गया है, इसके बरक्स हमें कुछ दिया गया होता, हमारे मुतालबे हल हुए होते, हमारे मुश्किलात हल हुए होते। हमें कहा गया था कि हमारी तरक्की में रुकावट 370 है। हमें कहा गया था कि हमारे बच्चों के रोजगार में रुकावट अगर है तो 370 है। हमें कहा गया था कि बेहतर हुकूमत में अगर रुकावट है तो 370 है। हमें कहा गया था कि 370 हटते ही यहाँ रोजगार और मुलाजमत के दरवाजे खुलेंगे, हुकूमत की कारकर्दगी बेहतर होगी, हमारे मुतालबे हल होंगे और जम्मू कश्मीर जो है खुशहाली की तरफ भागेगा। लेकिन इनमें से एक भी वादा जो है वो सही साबित नहीं हुआ। आज लगातार एक सोची समझी साजिश के तहत हमें तकसीम करने की कोशिश की जा रही है, हमारी आवाज कमजोर करने की कोशिश की जा रही है, हमारे वोटों को जो है उनका बंटवारा करने की कोशिश की जा रही है। और मकसद क्या? यहाँ आगा रुल्ला के हवाले से यहाँ जावेद बेग साहब ने जिक्र किया
और अगर मुल्ला साहब जब पार्लियामेंट में तकरीर करते हैं तो यहाँ के नौजवान खुश हो जाते हैं, क्योंकि अगर मुल्ला साहब दिल्ली जाके तकरीर में कहते हैं ना जम्मू कश्मीर के लोग वो 5 अगस्त के फैसले के साथ नहीं है, वो जाके दिल्ली में तकरीर करते हैं हिंदुस्तान के उस ऐवान में, कहते हैं कि यहाँ के लोगों से आपने मशवरा नहीं किया जब आपने 370 हटाया, जब आपने 35 से हटाया यहाँ लोगों की उसमें मंजूरी नहीं थी, यही कहते हैं वो। और 1 सेकंड के लिए मान लीजिए खुदा ना खास्ता कल को इलेक्शन के बाद जब हम लोग सारे तकसीम हो गए और जम्मू ने बीजेपी को कामयाब किया और जम्मू कश्मीर में ये आज़ाद उम्मीदवार प्रेशर कुकर, सिलेंडर, रोड रोलर, ये बाकी जो है ये बीजेपी की हुकूमत बनाते हैं यहाँ पे, और वही बीजेपी जम्मू कश्मीर असेंबली से एक करारदाद पास कराती है ये कहते हुए कि जम्मू कश्मीर के लोग 5 अगस्त 2019 के फैसले से मुतमईन हैं, जम्मू कश्मीर के लोग 370 के हटने से मुतमईन हैं, जम्मू कश्मीर के लोग 35A के जाने से मुतमईन हैं और जम्मू कश्मीर के लोग अब दोबारा वो हालात नहीं चाहते हैं। 1 सेकंड के लिए मान लीजिए अगर असेंबली ने ऐसे करारदाद पर मोहर लगाया, कल को अगर मुल्ला साहब या हमारे मियां अल्ताफ साहब पार्लियामेंट में तकरीर करके कहते हैं कि जम्मू कश्मीर के लोग आपके 5 अगस्त के फैसले के साथ नहीं हैं, फिर बीजेपी का मिनिस्टर उठ के कहेगा कि मुल्ला साहब आप झूठ क्यों बोल रहे हो, जम्मू कश्मीर के असेंबली ने तो 5 अगस्त 2019 के फैसले पे अपना मोहर लगाया है, जम्मू कश्मीर के लोग इसके साथ हैं, आप दुनिया को धोखा क्यों दे रहे हो, झूठ क्यों बोल रहे हो। वो क्या बोलेगा? हम किस मुंह से कहेंगे ना कि लोग इसके साथ नहीं हैं, हम किस मुंह से कहेंगे कि लोगों के साथ धोखा हुआ है, हम किस मुंह से कहेंगे कि लोग चाहते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस इस मुद्दे को जिंदा रखे। इसलिए इस इलेक्शन की अहमियत जो है बाकी इलेक्शनों से कहीं गुना ज्यादा है। बेशक हमारा फर्ज है कि इलेक्शन के बाद हुकूमत बने तो हमें आपके रोजमर्रा के मुतालबे हल करने होंगे, लेकिन हमारा फर्ज ये भी बनता है कि यहाँ से हम बाकी दुनिया में पैगाम जो है सही भेजें, सही नुमाइंदे भेजें। ना यहाँ गलती से 26 उम्मीदवार मैदान में नहीं उतरे ना, बारामूला असेंबली हल्के में 26 उम्मीदवार है मैदान में। बिहार से पार्टियां आई हैं यहाँ इलेक्शन लड़ने के लिए, हम लोग बाहर बिहार नहीं जाते इलेक्शन लड़ने के लिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कभी अपना उम्मीदवार बिहार में नहीं खड़ा किया है, लेकिन बिहार की पार्टियां आज यहाँ बारामूला में आए हैं आपके वोटों को तकसीम करने के लिए। मुख्तलिफ पार्टियां, मकसद उनका क्या कि आपके वोट जो है वो बिखर जाए, आपकी आवाज कमजोर हो जाए। यहाँ पे इनकी साजिशें कामयाब हैं और फिर ये दुनिया को बताएगा ना जम्मू कश्मीर के लोग बहुत खुश हैं। किस चीज से खुश हैं आप? आखिरकार पिछले 5-6 साल में हमें मिला क्या? हमारे बेरोजगार नौजवान आज भी बेरोजगार, डेवलपमेंट के काम कहीं पे नहीं। छोड़ दीजिए हमारे साथ सियासी दौर क्या था, हुकूमत ने यहां क्या किया लोगों के लिए। बिजली की हालत देखिए, पानी की हालत देखिए, राशन की हालत देखिए, महंगाई की हालत देखिए, सड़कों की हालत देखिए। कहीं पे भी इन पिछले 5-6 सालों में रिक्रूटमेंट का ऑर्डर नहीं निकला, क्योंकि जब भी निकला धांधली के इल्जाम हुए, लिस्ट रद्द की गई और हमारे नौजवान जो है वो ओवरेज हो गए। बिजली का हाल देखिए, जहां मेरे वक्त में 200-250
300 से ज्यादा आपका बिजली का बिल नहीं होता था। आज 1800 2000 रुपए महीना आपका बिजली का बिल आता है और 8 10 12 घंटे बिजली का। तभी तो हमने अपने मंशूर में आपसे वादा किया है कि हमारी हुकूमत आएगी तो हम आपको 200 यूनिट मुफ्त बिजली फराहम करना शुरू करेंगे। हमने यहाँ के नौजवानों को कहा हुआ है कि हमारी हुकूमत आएगी, हम पहले महीनों के अंदर अंदर 1 लाख सरकारी मुलाजिम लगाने का काम करेंगे। दूर दराज इलाकों में जहां मौके पर हम डीजी को भेजा करते थे डीजी भर्ती करने के लिए, वहां कैंप लगता था। अगर कद बराबर छाती बराबर तो डीजी मौके पे दस्तखत करके लड़कों को पुलिस में दाखिल करते थे। पिछले 10 साल से कहीं पे भी डीजी भर्ती नहीं हुई है। इंशाल्लाह हुकूमत आएगी, हमें रियासत का दर्जा मिलेगा, हम दोबारा डीजी भर्ती का सिलसिला शुरू करेंगे। दरियाओं में से रेत आप लोग निकालते थे, रेत निकालने का हक आपको होता था, आज वो हक भी आपसे छीना गया है। आप रेत निकालते थे, रेत का ट्रक आपको 5000 रुपए में मिलता था। आज रेत निकालने का ठेका भी बाहर वाला लेता है। आज वही रेत का ट्रक आपको 16,000 17,000 रुपए में मिलता है, 20,000 तक जाता है। हमने अपने मंशूर में वादा किया है कि इंशाल्लाह हमारी हुकूमत आएगी, इन दरियाओं में से रेत निकालने का पहला हक आपका होगा। इसी तरह हमारे गुजर बकरवाल भाई फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत इन जंगलों पे पहला हक आपका था, लेकिन मौजूदा हुकूमत ने आपको उस हक से महरूम रखा। इंशाल्लाह वो हकूक भी हम आपको वापस लौटा देंगे। यहाँ राशन की बात करें, जब मैं वजीर आला था आपको राशन डिपो के जरिए मिट्टी का तेल मिलता था, चीनी मिलती थी, राशन आपको स्केल के हिसाब से मिलता था, उस स्केल से आपका गुजारा होता था। आज ना चीनी मिलती है ना मिट्टी का तेल मिलता है। APL तो छोड़िए, BPL से कहा जाता है कि 2.5-3 किलो पे अपना गुजारा कर लो, इससे ज्यादा वो आपको देते नहीं। हमने अपने मंशूर में वादा किया है कि इंशाल्लाह हमारी हुकूमत आएगी, हम दोबारा राशन कार्ड के जरिए आपको मिट्टी का तेल और चीनी फराहम करेंगे और राशन का तेल बढ़ाएंगे। इसी तरह सोशल वेलफेयर के लिए, तालीम के लिए, जिस डिग्री कॉलेज में हम खड़े हैं, विरासत में शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब ने हमारे बच्चियों को मुफ्त तालीम का निज़ाम दिया था। इन लोगों ने एक एक करके उस मुफ्त तालीम के निज़ाम को ख़त्म किया। हमने अपने मंशूर में अपने बच्चियों से वादा किया है कि इंशाल्लाह हमारी हुकूमत आएगी तो स्कूल से लेके यूनिवर्सिटी तक हम दोबारा आपको मुफ्त तालीम फराहम करना शुरू करेंगे। कहने का मतलब मेरा ये है, हम सिर्फ बीजेपी का इस्तेमाल करके आपको डरा के वोट हासिल करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, हम आपको तकसीम करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, हम आपके वोट को यहाँ बिखारने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। हम तो कहते हैं कि अब एक तरफ से हमने बीजेपी का मुकाबला करना है, हमने बीजेपी की साजिशों का मुकाबला करना है, लेकिन दूसरे तरफ से हमने अगले 5 साल का इस्तेमाल आपके रोजमर्रा के मुताबिक और मुश्किलातों को हल करने के लिए इस्तेमाल करना है। जिस राशन के हवाले से मैंने बात की थी, यहाँ एक वक्त था जब वजीर आजम साहब मोदी साहब ने मुफ्त गैस के चूल्हे बांटे थे, कहा था ये गैस का चूल्हा पकड़ो, इस पे खाना बनाओ, लकड़ी मत जलाओ। लेकिन उस वक्त ये कहना भूल गए थे कि गैस का चूल्हा जलाने के लिए गैस का सिलेंडर भी खरीदना पड़ता है, और गैस का सिलेंडर आज 1700-1800 रुपए में आपको सिलेंडर मिलता है। बहुत सारे ऐसे घर हैं जिन्होंने चूल्हा तो पकड़ा, लेकिन इस चूल्हे को जलाने के काबिल वो नहीं रहे। हमने अपने मंशूर में उन घरों से वादा किया है कि इंशाल्लाह हमारी हुकूमत आएगी, हम साल में 12 गैस सिलेंडर मुफ्त आपको बांट के देंगे। यहाँ एक नुमाइंदा सिर्फ आपको सिलेंडर अपने पोस्टरों पे दिखा रहा है,
वही मुफ्त सिलेंडर है ना, क्योंकि उसके पास वो ताकत नहीं है कि वो साल में आपको 12 सिलेंडर मुफ्त दे। एक तरफ से उनका अकेला सिंबल वाला मुफ्त सिलेंडर, दूसरी तरफ से जनाब जावेद बेग साहब के 12 मुफ्त सिलेंडर। अब आप बताओ ना, आपको एक सिलेंडर चाहिए या 12 सिलेंडर चाहिए? जावेद बेग साहब ने अपनी तकरीर में अपनी पुरानी बातों के लिए माफी मांगा, चलिए अच्छा किया, लेकिन क्या ये पहले सियासतदान है जिन्होंने पार्टी बदली? ठीक है ना, ये एक और पार्टी में थे, अपनी गलती को तस्लीम किया, कहा कि मैं उस पार्टी की सोच जो है मैं उससे इत्तेफाक नहीं करता हूं। मैं जम्मू कश्मीर और बारामूला के लोगों की भलाई और बेहतरी चाहता हूं और सबसे बेहतर जमात उसके लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस है। बड़ी अच्छी बात है, हमने उसे किया। लेकिन मैदान में कितने सारे ऐसे उम्मीदवार हैं जनाब जिनका पता ही नहीं चलता वो किस पार्टी के साथ है। जो आज इंजीनियर रशीद साहब के नाम पे वोट मांग रहा है, उसने कितनी बार पार्टियां बदली, कितने लोगों की मदद ली। कभी तो हमारे साथ मिलकर उसने आजाद उम्मीदवार के तौर पे इलेक्शन लड़ा, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उसकी मदद की। फिर कांग्रेस में गए, फिर भटकते भटकते कहीं और गए। आज इंजीनियर रशीद साहब के साथ तो यहां घूम रहे हैं, अंदर अंदर से श्रीनगर में दूसरों के साथ मीटिंगें कर रहा है। जो आपको सिलेंडर दिखाता है उनका तो मुझे खुद नहीं पता चलता ना, आप सुबह किस पार्टी के साथ होते हैं, दोपहर को किस पार्टी के साथ होते हैं, पता नहीं चलता। कभी तो सुबह उठ के कहते हैं ना मैं पीपल्स कॉन्फ्रेंस के साथ हूँ, फिर दोपहर को कहते हैं मैंने कभी पीडीपी छोड़ा ही नहीं था, फिर शाम को कहते नहीं मैं आजाद उम्मीदवार हूँ, फिर रात को दिल्ली जाके वो पद्मा का अवार्ड पकड़ के कहते हैं ना नरेंद्र मोदी साहब को उनकी मैं बड़ी इज्जत करता हूँ। जम्मू कश्मीर के हवाले से समझ नहीं आता कि उनकी सियासत क्या है। वजीर आजम की मीटिंग में कहता है कि 370 गया भूल जाओ, सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़े होकर कहता है कि 370 वापस लाना है, यहां घूम रहा है तो उसकी जिक्र ही नहीं। आखिरकार एक मतलब लाइन तो पकड़ लो ना। अब जावेद बेग साहब नेशनल कॉन्फ्रेंस में आए हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस की मैनिफेस्टो या नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रोग्राम के अलावा और कोई बात नहीं करते, लोगों को धोखे में नहीं रखते। और मैं जानता हूं इनको मैंडेट देते वक्त मेरे एक दो साथी थोड़े नाराज हुए थे। मैं बेहद शुक्रगुजार हूं अपने सीनियर साथी मोहतरमा नीलोफर साहिबा का। थोड़ी देर नाराज रहे, उन्होंने अपनी नाराजगी छुपाई भी नहीं, नाराजगी का इजहार किया, लेकिन फिर कहा कि जमात ने जो फैसला किया है मेरे सिरांकों पर और काम कर रही है यहाँ पे जावेद साहब की कामयाबी के लिए। इंशाल्लाह आगे हमारी मुसीबत बनेगी, हम नीलोफर के इस मेहनत को और इस काम को हम भूलेंगे नहीं। लेकिन इसके साथ हमारे वो भी साथी थे जो चले गए। अब नहीं समझ में नहीं आता ना, अगर आप जा रहे हो तो कम से कम इलेक्शन लड़ो ना, हम भी देखें आप कहाँ पे खड़े हो। यहाँ पे आप एक बेग की मदद करने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन जाके दूसरे बेग साहब के साथ आप बैठ के उनकी मदद करने निकले हो। वो तो आप करोगे रिजेक्ट, वो दूसरी बात है। मैं उनकी सियासत समझने की कोशिश कर रहा हूँ। आमतौर पर जब लोग छोड़ के जाते हैं वो जाते हैं क्योंकि उनको खुद लड़ना होता है। अगर दूसरे की मदद ही करनी थी और वो भी एक बेग साहब की, तो उस बेग साहब से बेहतर तो ये बेग साहब है ना, इसकी मदद ही कर लेते। ठीक है ना, जाओ। और हमारे मेहरबान जिनके साथ हम मिलकर इलेक्शन लड़ रहे हैं, उनको भी पता नहीं क्या तकलीफ थी यहाँ बारामूला से खुद कैंडिडेट उठाने का। वो भी उड़ी से लाया कैंडिडेट यहाँ लड़वाने के लिए। मेहरबानी कर लेना यहाँ पे
बाकी जगहों में हम कहते हैं जहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस का उम्मीदवार नहीं है वहाँ कांग्रेस की मदद होनी चाहिए, लेकिन यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस का उम्मीदवार है। मैं आपसे मोहतबाना गुजारिश कर रहा हूँ कि आप हल्के बटन को दबा के जावेद बेग साहब को कामयाब करें और अल्लाह का करना देखो। मैंने भी हाल ही में हफ्ता पहले 2 सीटों पर इलेक्शन लड़ा। बहुत चाहा था मैंने कि मेरा भी 1 नंबर का बटन होगा, लेकिन एक सीट पे दूसरे नंबर का बटन था, दूसरे सीट पे तीसरे नंबर का बटन है। जावेद बेग साहब का पहला ही नंबर बटन है। ज्यादा ढूंढना नहीं पड़ेगा, नहीं तो मैं 26 उम्मीदवार हैं। खुदा ना खास्ता अगर 25वां या 26वां बटन होता, ढूंढते ढूंढते लोग थक जाते, शायद आधे ही रस्ते उनकी उंगली रुक जाती और पता नहीं किस बटन पे वो जो है दबा के चले जाते। लेकिन अब आपको 26 बटन देखने नहीं है, आपको पहला बटन देखना है, बिस्मिल्लाह करना और दबाना है। इस बटन में बारामूला की तरक्की है, इस बटन में हमारे सरदार भाइयों के जो मसले हैं उनका हल है, चाहे वो इनके माइनॉरिटी कमीशन के स्टेटस के लिहाज से हो, चाहे इनके रोजगार के लिहाज से हो, चाहे इनके जो बाकी मुतालबे हैं, पंजाबी लैंग्वेज जो है स्कूल में पढ़ाने की बात है। अफसोस होता है जहाँ जहाँ इनके बच्चे पढ़ रहे हैं वहाँ इनको पंजाबी टीचर नहीं मिलता, लेकिन इंशाल्लाह हमारी हुकूमत बनेगी जहाँ जहाँ हमारे सरदार भाई बहन जो है स्कूल में है, इंशाल्लाह वहाँ पे हम इनको पंजाबी टीचर दिलवा के इनको भी इनके मुताबिक हल करेंगे। 4-5 महीने पहले मैं इसी तरह आपसे वोट मांगने आया था। उस वक्त मैं अपने लिए मांग रहा था, बड़ी उम्मीद थी मेरी कि मैं आपकी खिदमत करूं, नुमाइंदगी करूं।